दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। जिसकी कभी वो तारीफ किया करते थे, आज उन्होंने पूरी तरह से एंट्री बंद कर दी है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर सोनम वांगचुक की। काफी दिनों से कई दिनों तक लगातार उन्होंने लद्दाख में बैठकर अनशन किया, लेकिन किसी ने सुना नहीं तो वो दिल्ली चल पड़े। जब वो दिल्ली चल पड़े तो दिल्ली में नो एंट्री हो गई, धाराएं लगा दी गई इस तरह से जैसे कि ना जाने कौन आ रहा है। सोशल मीडिया पर जोर शोर से दो तरह की तस्वीरें सामने वायरल होने लगी। एक तरफ राम रहीम को पैरोल मिलने वाली बात, वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को एंट्री बंद होने वाली बात। ये दो अलग अलग कैरेक्टर है, एब्सोल्युटली दिन और रात का फर्क है। सोनम वांगचुक को तो आप पहचानते भी होंगे, क्योंकि आमिर खान ने जिस कैरेक्टर को प्ले किया था थ्री इडियट में, ये वही व्यक्ति है रियल लाइफ में। इनकी इंटेलिजेंस को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनकी काफी तारीफ की थी। लेकिन ये क्या बात हुई कि आज अगर आपको कोई सच दिखा रहे हैं, वो जिन सच्चाइयों से आपको अवगत कराना चाह रहे हैं, उसे देख करके भी आप उसे अनदेखा करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो ऐसा सच सोनम वांगचुक यहाँ बता रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी जानते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि पब्लिक डोमेन में उसकी चर्चा हो। ये अपने आप में सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है। ऐसा कौन सा सच है? आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे सोनम वांगचुक का कौन सा ऐसा सच है लद्दाख को लेकर जो कि नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिन पहले ही आर्मी चीफ जो है वो चाइना को लेकर के ये बात कह चुके हैं कि स्थिति स्थिर है लेकिन सामान्य नहीं है। उसके कुछ और दिन पहले चले जाए तो विदेश मंत्री ने किस तरह से ये बात कह दी थी सर, कि हम चीन के साथ में अपना धंधा बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां से बहुत बिजनेस होता है। यानी कि दूसरी तरफ इतना प्रेशर है। कुल मिलाकर के सरकार साफ सुथरा सच क्लियरली नहीं बता रही है लोगों को। ये स्थिति ऐसी तो नहीं है कि लोगों को बहुत अंधेरे में रखा जा रहा है और जिस दिन सच सामने आया तो परिस्थितियां हाथ से निकल चुकी होंगी। सर विनीता, बहुत सारे मुद्दे हैं। सोनम वांगचुक एक ऐसी हस्ती है जिसको पद्मश्री मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ करते रहे हैं और वो सोनम वांगचुक पिछले मुझे लगता है 60 या 70 दिन लगातार अनशन करते रहे। और जिस दौरान वो अनशन करते रहे उसी दौरान हजारों की भीड़, उसके तमाम फोटो और वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो जनता जो आपके दर्शक हैं उनको मिल जाएंगे, वो देख लें। हजारों की बहुत बड़ी बड़ी भीड़ लद्दाख में सड़क पर उतरी हुई है। वो जुलूस निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है। लद्दाख कश्मीर का हिस्सा रहा है। लद्दाख वो हिस्सा रहा जहां कभी आतंकवाद नहीं रहा। लद्दाख ने हमेशा भारत देश का साथ दिया। लद्दाख हर युद्ध में, वैसे तो कश्मीर ने भी भारत देश का साथ दिया। जब भी कोई युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध था और 65 के युद्ध के बाद अयूब खान से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने क्या सोच के हमला किया, आप तो अपना ही सब गंवा बैठे। तो अयूब खान ने जवाब दिया था कि मुझे लगा कि जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो गए, और दूसरा मुझे लगा था कि कश्मीर का जनता हमारा साथ देगी और हम कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन कश्मीर उनका साथ नहीं दिया था। कश्मीर ने भारत के साथ काम किया था और भारत की तरफ से लड़ाई लड़ा था कश्मीर की जनता ने। लद्दाख में वो लोग हैं जिन्होंने जब अंदर घुस गई थी पाकिस्तान की सेनाएं कारगिल के इलाके में, तो वहां के आम लद्दाखी जो लोग थे उन्हीं लोगों ने फौज को खबर की कि पाकिस्तानी सेना अंदर आके बैठ गई है। लद्दाख पूरी तरह से भारत का एक ऐसा इलाका है जो चीन और पाकिस्तान दोनों से घिरा हुआ है। उस लद्दाख में दो तीन तरह की कहानियां हैं। एक तो यह है कि सोनम वांगचुक जैसे आदमी ने खुद यह बयान दिया कि लद्दाख का 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा एरिया चीन ने कब्जा कर लिया है। वो अपनी सड़कें बना रहा है। हमारे जो चरागाह थे जहां हमारे जानवर चरने जाते थे, वहां सारे इलाके को चीन ने कब्जा कर लिया है। एक उनकी ये चीज थी। दूसरा उनका कहना यह था कि जब कश्मीर और लद्दाख दोनों एक थे तो कश्मीर की भी लोक सेवा आयोग है। उस लोक सेवा आयोग में लद्दाख के लोगों को भी मौका मिलता था और वो लोग भी अधिकारी और कर्मचारी बनते थे। जब लद्दाख को इन्होंने अलग कर दिया, यूनियन टेरिटरी के नाम पर अलग बांट दिया जब उसको, तो तब से लेकर पिछले 5 साल में, विनीता आपके दर्शकों को जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि पिछले 5 साल में लद्दाख का एक भी नौजवान किसी भी सरकारी नौकरी में किसी भी अधिकारी के पद पर भर्ती नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोक सेवा आयोग उनके यहाँ से खत्म हो गया। पहले लद्दाख के लोग विधानसभा में मेंबर होते थे, उनके 2 लोग मंत्री होते थे कश्मीर में, लद्दाख के सांसद होते थे। वो दिल्ली में और कश्मीर की विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करते थे। वो प्रतिनिधित्व लद्दाख से छीन लिया गया। लद्दाख का अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो उनसे छीन लिया गया।
इन सारे इश्यूज को लेकर के सोनम वांगचुक जो एक जागरूक नागरिक है, जो एक जिम्मेदार नागरिक है, जो एक भारत के देशभक्त नागरिक है, जिनके बारे में आपने जिक्र किया कि उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चरित्र को मान करके थ्री इडियट फिल्म शायद बनाई गई। ऐसे एक व्यक्ति जो अपने आप में एक आदर्श मापदंड स्थापित करते हैं, जो एक आदर्श नागरिक के रूप में देखे जाते हैं, उनको इतने लंबे अरसे तक अनशन पे बैठना पड़ा और सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी और सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जब बहुत लंबा अरसा बीत गया तब उन्होंने यह फैसला किया कि हम बहुत बड़ी हजारों की भीड़ लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि कुछ लोग जो लद्दाख के प्रतिनिधि होंगे अलग अलग तरह से, उनको लेकर के जाएंगे और बापू की समाधि पर जाकर बैठेंगे और वहां प्रार्थना करेंगे कि बापू हमारी मदद करिए। और वो 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पर जाना चाहते थे। कुल 60-70 लोग। सरकार ये भी कर सकती थी कि उनको खुद एस्कॉर्ट करती, बापू की समाधि पर ले जाती, वहां पर उनको दर्शन कराती और वहां लाल किले के आसपास जो तमाम मैदान है, जिन जगहों पर लोगों को धरना प्रदर्शन करने की परमिशन होती है, वहां पर उनके लिए कुछ सुविधा का इंतजाम करती 50-60 लोगों को। हो सकता है कि सोनम वांगचुक के साथ 50-60-70 लोग जरूर आए थे, लेकिन दिल्ली में उनके आने के बाद जो और एक्टिविस्ट लोग हैं या जो लद्दाख के से सिंपैथी रखने वाले लोग हैं या जो उनकी मांगों से सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, हो सकता है 1000-500 लोग वो भी इकट्ठे हो जाते। उस दिल्ली में तो लाखों लोगों की रैलियां हो चुकी हैं। अब तो रैलियां लाल किले के मैदान में होती थी, लेकिन पहले तो वो सारी रैलियां इंडिया गेट पर होती थी। जो बोट क्लब बना हुआ है, वो बोट क्लब के पास मंच बनता था और इंडिया गेट के पीछे तक जहां पर वो स्टेडियम बना हुआ है, वहां तक दोनों तरफ दूर दूर तक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आदमी इकट्ठा होता था। यहां तक कि टिकैत के फादर जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, उन्होंने तो डेरा ही डाल दिया था और 10-15 लाख किसान पूरे इलाके से इकट्ठे होकर कई दिन तक वहां रहे थे और बहुत सारे लोग ठंड में मर भी गए थे। चौधरी चरण सिंह की वहां रैली हुई थी जो राजनारायण जी ने कराया था। देवीलाल की वहां जो रैली हुई थी जिसमें मुलायम सिंह यादव, ओम प्रकाश चौटाला संयोजक थे और 20 लाख आदमी गया, वहां किसी ने एक पत्ती नहीं तोड़ी, कोई अनुशासनहीनता नहीं हुई। वो 20 लाख आदमी चाहते तो कहीं कुछ भी कर सकते थे, वो सत्ता पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन भारत का चूंकि लोकतांत्रिक चरित्र है, भारत का आम नागरिक देशभक्त है, वो लोकतंत्र में यकीन करता है, वो लोकतांत्रिक मर्यादा में यकीन करता है, वो गांधीवादी रास्ते पर यकीन करता है। तो लोग वहां प्रदर्शन करने गए, लोगों ने वहां रैलियां की, भाषण सुना और फिर शांति से अपने अपने ट्रेन बस जैसे आए थे वैसे लौट करके अपने अपने इलाके, अपने अपने घर वापस लौट गए। कोई असुविधा किसी को नहीं झेलनी पड़ी। फिर अगर 1000, 2000, 5000 लोग, सोनम, दिल्ली की पुलिस इस बात का उसको प्रशिक्षण है कि अगर लाखों लोग भी आ जाए तो कैसे मैनेज किया जाता है। फिर ये तो सिर्फ 60-70 लोग आए थे, मान लीजिए इनके साथ 2-4 हजार लोग दिल्ली के और भी इकट्ठे हो जाते तो क्या आफत आ जाती। क्या ये नहीं हो सकता था कि सोनम वांगचुक को मीडिया के सामने पेश किया जाता, उनको प्रेस क्लब पहुंचा दिया जाता और उनसे कहा जाता कि प्रेस के माध्यम से आप जो कहना चाहते हैं हम ही भेज दे रहे हैं, आप बात कर लीजिए, लद्दाख लौट जाइए। उनको गांधी की समाधि पर दर्शन करने दिया जाता, उनको अधिकार दिया जाता कि लोकतांत्रिक अधिकार आपका, आप जो कहना चाहते हैं लोगों के सामने बात करें। अगर वो धरना देना चाहते थे तो अगर अन्ना हजारे का धरना आरएसएस ने इतने दिनों तक कराया था रामलीला मैदान ने, तो फिर उनका भी धरने का एक स्थल तय कर देते, वहां सुविधाएं दे देते थोड़ी उनको। वो भारत के नागरिक हैं, उनका अधिकार है सुविधाएं पाना, और उनको भी ये मौका देते कि वो जनदेश के सामने वो क्या बात कहना चाहते हैं कह लें। आप कहां तक क्या क्या छुपाओगे, 4000 मील वर्ग पर कब्जा छुपाओगे। और इसके बाद मैं बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं, संभवतः 26 वर्ग किलोमीटर, संभवतः ये करेक्शन मांगता है, ये मेरी हो सकता है मेरा आंकड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाए विनीता, इतने किलोमीटर जमीन अडानी जी को दी जा रही है लद्दाख में खोदने के लिए, वहां पर उनके वहां के मिनरल्स हासिल करने के लिए। लद्दाख को इसलिए अलग किया गया है, आइसोलेट किया गया है पूरे देश से, उसकी सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उसके सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, क्योंकि लद्दाख को हवाले किया जा रहा है अडानी के। और मुझे अगर संख्या ठीक से याद है तो 22 से लेकर 25 वर्ग किलोमीटर तक कुछ जगह है जो अडानी जी को दी जा रही है, वहां उनके बोर्ड लग गए हैं, उसको छुपाना है। और ये मुद्दा भी उठाना चाहते तो सोनम वांगचुक, हमें बर्बाद मत करो। और वैसे भी लद्दाख एक बहुत मतलब सेंसिटिव इलाका है। मैंने शुरुआत में जो बात कही थी कि वो कौन सी बात है जो मोदी जी नहीं चाहते कि दुनिया के सामने आए। विनीता, मैंने कहा ना कि विनीता, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जो मीलों वर्ग, काफी मुझे तक 20-25 वर्ग किलोमीटर है, वो अडानी को सौंपा जा रहा है। वो छुपाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, सब कुछ बेचे दे रहे हैं देश का, अडानी को वो इलाका दे रहे हैं जो एक तरफ से चीन के से घिरा हुआ है और एक तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है। चीन ने ऑलरेडी, जैसा सोनम वांगचुक ने कहा है, 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन लद्दाख की कब्जा कर लिया है। आखिर मोदी चाहते क्या है? इनको भारत देश से दुश्मनी क्या है?
इनको भारत के लोगों से क्या दुश्मनी है, ये नरेंद्र मोदी को, भारत देश को बताना चाहिए। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके आप उससे बरी नहीं हो सकते। और क्या मजाक है कि बाबा राम रहीम बलात्कारी, उसको जब जब कोई हरियाणा में चुनाव आता उसको आप बेल दे देते हैं। अभी फिर चुनाव आया, राम रहीम को बेल देकर के आपने पहुंचा दिया अपने लिए वोट की फसल काटने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की यह हैसियत रह गई है कि उसको वोट के लिए बलात्कारी का साथ चाहिए? ये देश की जनता को जानना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए। इसलिए विनीता, ये सब सवाल है जो छुपाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। वो 4000 वर्ग किलोमीटर का कब्जा, वहां का लोकतंत्र का छीनना और वहां 25-26 वर्ग किलोमीटर जमीन अडानी को देना, ये सारी चीज छुपाना चाहते हैं। इसीलिए लद्दाख को आइसोलेट करके एक अलग हिस्सा बना दिया गया, उसके लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, वहां उनको वोट देने का राइट छीन लिया गया। उनके पास ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसके द्वारा अपनी बात कह सकें। पहले उनके मंत्री हुआ करते थे दो कश्मीर की सरकार में, अब उनके पास वो अधिकार नहीं है। पहले कश्मीर के लोक सेवा आयोग में इम्तिहान देते थे, उनके बच्चे वहां अधिकारी बनते थे। पिछले 5 साल में लद्दाख का एक भी बच्चा अधिकारी नहीं बना, कर्मचारी नहीं बना है। क्या शर्म नहीं आनी चाहिए सरकार को? आपने करोड़ों रोजगार लोगों के छीन लिए, 2 करोड़ रोजगार साल का देने का वादा किया था और 15-16 लोगों के करोड़ों आप रोजगार खा गए। अरे पहले कोई बीटेक एमबीए लड़का करता था, तत्काल नौकरी पा जाता था, 15-20 हजार रुपए से लेकर के और कई लाखों रुपए महीने तक की, क्योंकि लोगों की जरूरत थी। पहले कोई लड़का कोई भी कोर्स कर लेता था जो प्रोफेशनल कोर्स था, कोई लड़का बेरोजगार नहीं बैठता था। इसीलिए आपने देखा बीटीसी के बीएड के कॉलेज बढ़ गए, एमबीए के इंजीनियरिंग के कॉलेज बढ़ गए, पॉलिटेक्निक के कॉलेज बढ़ गए। मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में इन कॉलेजों की बाढ़ आ गई। बाढ़ इसलिए आ गई क्योंकि नौकरियां मिल रही थी। वो सारे कॉलेज आप काउंट कर लो, लाखों की तादाद में तो स्कूल बंद हो गए इनकी सरकार में, और वो सारे कॉलेज जो टेक्निकल कॉलेज तमाम खुले थे वो तमाम कॉलेज बंद हो गए। ये सारे पाप करके आप जाओगे कहां? इस देश को जवाब तो आपको देना पड़ेगा। विनीता, ये दिक्कत है इनके साथ, उसको छुपाना चाहते हैं लोग। जी विनीता जी। जी सर, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तो फिर आप इसे एक फेयर लोकतंत्र नहीं कहेंगे ना, कि सरकार अगर किसी को अभी भी हिडन एजेंडा में जमीन देने के लिए इससे बड़ा वांगचुक जैसे व्यक्ति को मतलब नो एंट्री का बोर्ड लगाती है। मैं कह रहा हूं इससे बड़ा मजाक क्या होगा? इस देशभक्त परम जिसको आपने पद्मश्री दिया, जिसकी आप तारीफ करते रहे, जो एक सिनेमा हॉल का आइडियल बना, उसको आप जेल भेज रहे हैं। एक बलात्कारी को बेल दे करके चुनाव की फसल काटने जा रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? और आरएसएस और बीजेपी की इससे बड़ी कमजोरी और क्या हो सकती है? इन दोनों को जवाब देना पड़ेगा, इतिहास जवाब मांगेगा, ये भाग नहीं सकते। लेकिन राम रहीम का ऑपरेशन और उसकी अरेस्टिंग तो हुआ ही बीजेपी की सरकार में था ना सर। मजबूरी थी। लड़की ने केस कर दिया था, लड़की के केस के कानून ऐसे गिरफ्तारी होगी, जांच पड़ताल हुई, सही साबित हुई, अदालत ने मुकदमा कायम किया। आपको याद है उस वक्त जब राम रहीम पर मुकदमा चल रहा था तो लाखों की तादाद में लोगों ने अदालत को घेर लिया था, आपको याद है? वहां हिंसा हुई थी, उस हिंसा में कई लोग मर गए थे, याद है आपको? कई लोग मर गए थे जिसमें अधिकारी भी था। और फिर एक स्पेशल गाड़ी में पीछे के रास्ते से राम रहीम को ले जाया गया था बचा के, बड़ी मुश्किल से, वरना उसको छीनने के लिए चले गए थे लोग वहां। ये क्या देश हम बना रहे हैं कि बलात्कारी के साथ देश के लोग खड़े होंगे सिर्फ इसलिए कि तथाकथित बाबा कहता है अपने आप को और अय्याशी करता है। बड़े बड़े बिस्तर उसके घर के देखे आपने, जो बाद में दृश्य सामने निकल के आए, उसने कैसी आरामगाह ऐश का बना रखी है अपने घर के भीतर। क्या सिर्फ वो बाबा के नाम पर कोई कुछ भी कर देगा इस देश के अंदर? कोई और देश होता तो न जाने क्या स्थिति हो जाती। क्या देश हम बनाने जा रहे हैं ये? और ये कौन सा देश बनाने जा रहे हैं कि एक पद्मश्री प्राप्त देशभक्त आप जेल भेजेंगे, एक बलात्कारी को बेल देकर के उसको चुनाव प्रचार कराने के लिए ले जाएंगे? ये कैसा देश बनाने जा रहे हैं? ये आरएसएस और बीजेपी दोनों को जवाब देना पड़ेगा। बार बार मैं कह रहा हूं, इतिहास इसका जवाब मांगेगा। और जो आरएसएस के चीफ बैठे हुए हैं, बड़े भारी आदर्शों की बात करते हैं, वो चुप क्यों इन सवालों पर है? उनकी जबान क्यों नहीं खुलती? किसी हिंदू लड़की का बलात्कार होता, उनकी जबान नहीं खुलती। मणिपुर में हिंदू लड़कियों को घुमाया गया, उस पर हम आप दोनों रो पड़े थे, उस पर उनकी जबान नहीं खुलती। तमाम हिंदू बर्बाद हो रहा, उस पर उनकी जबान नहीं खुलती। रोज हिंदू किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहा, उस पर उनकी जबान नहीं खुलती। किस बात के हिंदुओं के ठेकेदार हो आप? किस बात के? और हिंदुस्तान ही जिंदा नहीं रहेगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा तो आप किसके ऊपर अपना गोलवलकर का राज कायम करोगे जो तुम्हारा सपना है 100 साल का? ठीक सर, कुल मिलाकर के बड़ी बात यहाँ पर ये है, आज इस वीडियो में आपने जिस बात का जिक्र किया है कि सोनम वांगचुक जो है वो
लद्दाख की जमीन का एक बड़ा हिस्सा जो अडानी के नाम पर होने जा रहा है, उसको लेकर के ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई अपने वीडियोस डाल चुके हैं, अनशन कर चुके हैं, तमाम तरह की बातें ये सामने आ रही हैं। चर्चा ये भी बहुत क्लियर कर रहे हैं वो इसी सब के दौरान कि कैसे भारत की जमीन के हिस्से पर एक कब्जा बाहर से होता जा रहा है। चार उसका हजार जिक्र किलोमीटर 4,000 वर्ग किलोमीटर इतना बड़ा कब्जा ऑलरेडी वहां पर, क्योंकि परिस्थितियां तो अब खैर भारत की सेना जो है वो भी मान नहीं, रही है, आर्मी लेकिन चीफ आप ने सोचो ना कहा है। विनीता, विनीता अभी जो टोक रहा, आप सोचो भारत का विदेश मंत्री कहता है कि उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते। अरे हम सन 47 में आजाद हुए तो अंग्रेज हमको चूस के ले गया था, अपने हथियार और सैनिक उठा ले गया था। 62 में हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया गया, तब हम ये कोशिश कर रहे थे कि देश में नहर बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, जो जरूरतें हैं वो बने। हम सेना पे खर्च नहीं कर रहे थे, लेकिन मतलब उसमें एक भी तरह हम से लड़ भारत ने चीन उसमें के हम लड़ सामने करके घुटने हारे थे। टेक दिए। उसमें हमने सरेंडर नहीं किया था, उसमें हम लड़ करके हारे थे, हम लड़े थे, हमारे सिपाही शहीद हुए, हम लड़ करके हारे थे। हमने सरेंडर नहीं किया, हमने दान में नहीं दे दिया जमीन। हमारे प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा न कोई घुसा है न कोई आया है। यह देश के साथ गद्दारी है, यह कहना देश के साथ गद्दारी है। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर भारत ने घुटने टेक दिए हैं चीन के सामने, और ये जो बिल्कुल। कब्जे होते जा रहे हैं इस पर भी कोई बहुत बड़ा रिटेलिएशन नहीं हो रहा। विनीता बीच बीच में फिर टोक दे रहा हूं, सिर्फ घुटने नहीं टोक दिए हैं। ये तो आपको पता होगा कि चीन से इंपोर्ट दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जा रहा है, और हमारा चीन को जाने वाला माल बहुत कम है, शायद 15 बिलियन डॉलर के आसपास है, और चीन का शायद 50-60 बिलियन डॉलर हो चुका है। इतना बड़ा गैप है हमारे चीन के बीच। आप तो नारा दे के आए थे कि आप स्वदेशी निर्माण करेंगे, आप इंपोर्ट कम करेंगे, आप अपना हर चीज का निर्माण भारत में करेंगे। चीन हमारा दुश्मन है, उसको आप पैसा कमवा रहे हैं, उससे माल ले रहे हैं, उसके आपने तमाम टैक्सेस कम कर दिए जिससे उसका माल और ज्यादा भारत में आए। वो पैसा कमा करके उससे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, उससे हमारे भारत पर ही कब्जा कर रहा है। इसको हम देशभक्ति कहें या देशद्रोह कहें, इसको क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत चिंता वाली परिस्थितियां अब आगे आने वाली हैं सर, अगर ये सब चीज़ें सच निकलती हैं और जो दिखती जा रही हैं लगातार एक एक करके। क्योंकि विदेश मंत्री का इस तरह से स्टेटमेंट देना, फिर आर्मी चीफ का इस तरह से स्टेटमेंट देना, क्योंकि अभी ऑलरेडी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना रेस्टलेसनेस बनी हुई है, अशांति पैदा हो चुकी है। ऐसे में भारत अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति में जाता है तो बहुत मुश्किल परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, इसका शायद किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के सोनम वांगचुक का इस तरह से बाहर रोकने से लेकर इतनी बड़ी परिस्थिति तक इसको ट्रिगर कर, विनीता एक मिनट, थोड़ी सी बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको बता दूं, मैं मनमोहन सिंह को लोग कहते हैं चुप रहने वाला प्रधानमंत्री, उनकी सरकार में भी ऐसा हुआ था कि चीन कुछ कदम आगे चलाया था। मनमोहन सिंह ने बकवास नहीं किया, मनमोहन सिंह ने यह नहीं कहा कि मैंने बादल में ढक करके मिसाइल भेज दी है, उन्होंने ये सब नहीं कहा। लेकिन मनमोहन सिंह ने कुछ न ऐसा तरीका अपनाया कि 48 घंटे के भीतर चीन को वापस लौट जाना पड़ा था। और क्या यह सच नहीं है कि चीन से ऑक्साइड चीन हमने छीन लिया? क्या यह सच नहीं कि एक दिन के अंदर हमने चीन के गले में से हमने सिक्किम को उठा करके अपना राज्य बना लिया? ये क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं कि हमने चीन में से अपनी बहुत सारी जमीनें अपनी छीनी भी हैं उन सरकारों में? तो ये कहना कि वो बड़ा अर्थव्यवस्था है इसलिए हम उससे लड़ नहीं सकते, क्या बहुत भारत की फौज इतनी कमजोर है? ये भारत की फौज का अपमान नहीं है ये कि हम लड़ नहीं सकते? भारत की फौज इतनी ताकतवर है कि अगर ये सत्ता कमजोर नहीं होती तो अब तक अपनी जमीन पर हमने कब्जा कर लिया होता। चीन हमारी 1 इंच जमीन नहीं ले पाता। भारत की फौज इतनी मजबूत है, लेकिन सत्ता कमजोर है। सत्ता के में बैठे हुए लोगों का चीन के साथ क्या स्वार्थ है, ये आने वाले समय में खुलेगा जरूर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें हैं इस चर्चा में जो आज सामने निकल के आई हैं। ये सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के कि जो लगातार कई दिन से धरना दे रहे हैं, जिस मुद्दे पर वो बात कह रहे हैं, दिल्ली तक चल के आ गए हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। पूरा लद्दाख उनके लिए जिस तरह से बंद उन्होंने कर दिया, अगर उनको यहाँ उनके लिए दिल्ली में एंट्री बंद हो गई थी, वहाँ लोगों ने खुद ही बंद कर दिया। लद्दाख में सब कुछ, मार्केट बंद हो गई, सब कुछ, इस प्रोटेस्ट में कि उन्हें दिल्ली में घुसने से क्यों रोका। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उनको दिल्ली में घुसने से रोका, बात ये है कि वो जो बात कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है। अगर उसको वक्त पर नहीं समझा गया, ये काम प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारी एक बहुत बड़ी सुरक्षा का प्रोटेस्ट है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बात कह के खत्म करते हैं। ठीक है, आपकी पूरी जमात को महात्मा गांधी से नफरत है,
तो क्या जो लोग महात्मा गांधी से प्रेम करते हैं, महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं, अहिंसा से चलना चाहते हैं, उनको आप महात्मा गांधी की समाधि तक नहीं जाने दोगे, उस पर ताला लगा दोगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। ऑफ कोर्स ये तो सबका राइट होना चाहिए, और वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक पद्मश्री अवार्डी हैं, और फिर उसके अलावा उनके ऊपर फिल्म ऐसे नहीं बन जाती है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं, और किस लेवल पर किस व्यक्ति ने कितना प्रेस किया उनको। सिर्फ चकल्लस की फिल्म नहीं थी, वो उनकी इंटेलिजेंस की फिल्म थी, उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टारगेट ऑन, और उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री वक्त से इन बातों को, क्योंकि पहली बहुत देरी हो चुकी है, अभी भी इन चीज़ों को सुलझाने के लिए कम से कम ऐसे चेहरों को अपने तक आने दें और उनसे बैठ के खुद चर्चा करें, बजाय उनके एंट्री पर बैन करने के। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।